गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह आईएफपीएच फोरम पर आप सभी का आईएफपीएच फोरम के हिंदी सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में होता था, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी लोगों के पास ज्ञान को साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ अभिषेक जी आ रही है। मैं स्लाइड शेयर भी करना चाहता हूँ। हाँ सर, आप कर सकते हैं। स्टॉप शेयर लिखा हुआ है सर, नीचे लिखा हुआ है। कैसे करूँ मैं इसमें? सर, ऑलरेडी स्लाइड शेयर हो रही है, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रही है, लेकिन मैंने पीपीटी बनाया है ना, मैं वो भी शेयर करना चाहता हूँ। 1 मिनट। पंकज सर होंगे, वो हेल्प कर पाएंगे। पंकज जी। सर, 1 मिनट। अभिषेक सर, यस सर। शेयरिंग काइंडली ऑप्शन बताएंगे कैसे मैं शेयर करूँ इसको? 1 मिनट सर, यहाँ पे पंकज सर होंगे, मैं उनसे बोलता हूँ। मोबाइल से आप ज्वाइन किए हैं सर? हेलो। मोबाइल से ज्वाइन किए हैं सर? नहीं, टैब मैंने रखा है। अच्छा, टैब उसमें देखिए, जहाँ पे म्यूट अनम्यूट का वीडियो है ना, म्यूट स्टार्ट वीडियो ऐसे करके नीचे में ऑप्शन आ रहा है आपको। हाँ जी, आ रहा है। हाँ, तो वहाँ पे अच्छा शेयर तो आप किए हैं सर, आपका स्क्रीन शेयर हुआ है। आप हाँ, पावर स्क्रीन पॉइंट शेयर। चलाइए इसमें। हाँ तो आपको यही। हाँ, आप पावर। निकालिए मोबाइल में अपना जो भी दिखाना है। हाँ, ये आपका निकल रहा है, निकालिए। जी जी जी। ओके ओके ओके। जी सर, हम आगे। लोग को दिख रहा है। इसको यस। फुल फुल स्क्रीन कर लीजिए स्लाइड शो में सर। हाँ जी हाँ सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब आप इसी में नेक्स्ट करके बोलते रहिएगा, हम लोग को दिखेगा। अच्छा और ठीक है, कोई एक्चुअली दिक्कत होगा स्लाइड तो में। फिर हम लोग बोलेंगे। हाँ एक्चुअली है क्या कि सर का जो आदेश था कि कनक जी हिंदी में देना है। ठीक है। जी सर। तो स्लाइड तो मैं इंग्लिश में बना लिया हूँ, और स्पीच मैं मतलब हिंदी में दे रहा हूँ। हाँ सर, वो कोई बात। मिक्स रहेगा, टेक्निकल वर्ड आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, मेडिकल वर्ड जो सब है। और वो हाँ अभी अभिषेक जी आप शुरू करेंगे तब फिर आप स्टार्ट करिएगा, इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। अभिषेक सर, आप स्टार्ट करिए। हाँ ठीक है। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज के इस बैठक के मुख्य अतिथि एवं वक्ता है डॉक्टर कनक कुमार, जो वर्तमान में आरबीटीएस गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में के डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। सर को चिकित्सा शिक्षा एवं क्लिनिकल प्रैक्टिस का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। साथ ही व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विद्यार्थियों के विषय को सरल एवं प्रभावी ढंग से समझाने में सहायता प्रदान करते हैं। आइए हम सभी सर का हार्दिक स्वागत करते हैं। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू अभिषेक जी। जी सर। सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो फोरम है, इन्होंने अपना 1212वां अभी तक एपिसोड जो इंटरनेशनल वेबिनार कंडक्ट किया है, इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय और सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस फोरम के माध्यम से नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे हजारों होम्योपैथ्स और उससे संबंधित जो भी डॉक्टर्स है और टीम है, सब जुड़े रहते हैं, यदा कदा जुड़ते रहते हैं। और जहां तक हो सके होम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसके लिए मैं सभी टीम को और अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिसमें साहनी सर को और मेरा कोटि कोटि धन्यवाद और नमन भी हमेशा रहता है और रहेगा भी। और मैं इसी के साथ अपना वेबिनार शुरू कर रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं कैंसर की स्क्रीनिंग, रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही
मैं अपना जो टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रमण रोग, एनसीडीज, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि एनसीडीज क्या है। एनसीडीज फुल फॉर्म नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि असंक्रमण रोग जिसका हिंदी है, ये वह रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये रोग असाध्य लंबे समय तक रहते हैं और धीरे धीरे विकसित होते हैं। भारत में अधिकांश समय पूर्व मृत्यु और विकलांगता का मुख्य कारण ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ही है। असंक्रमण रोग जो है, जो ये हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है और आज के समय में असमय मृत्यु का मुख्य कारण है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब कि हृदय रोग एवं रक्त वाहिका रोग जैसे उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक, स्ट्रोक इत्यादि है। मधुमेह, कैंसर, दीर्घकालीन श्वसन रोग, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे आजमा, सीओपीडी, obstructive pulmonary disease, coronary obstructive pulmonary disease, क्रॉनिक किडनी डिजीज, दीर्घकालिक गुर्दा रोग, ओबेसिटी, मोटापा, मेंटल डिजॉर्डर्स जिसे कि हम मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोग भी कहते हैं। एनसीडीज का मुख्य कारक जो कि रिस्क फैक्टर्स है, तंबाकू का सेवन, अत्यधिक शराब का सेवन, अस्वास्थ्यकर भोजन, शारीरिक निष्क्रियता, मोटापा, तनाव, अपर्याप्त नींद, जो कि ये सभी मॉडिफिएबल है। इसमें हम चेंज करके एनसीडीज को रोक सकते हैं बहुत लंबे समय के लिए। जो नॉन मॉडिफिएबल डिजीज है, जैसे जो नॉन मॉडिफिएबल कंडीशंस है, जैसे बढ़ती आयु, आनुवांशिक बीमारियां, पारिवारिक इतिहास, लिंग इत्यादि इत्यादि। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम पे हम लोग थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। मेरा जो टॉपिक है, जो 4 बीमारियां है, उस पे जाने से पहले मैं इसका कुछ जो पहले जो उपाय कर सकते हैं रोकथाम के लिए, मैं उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। जैसे स्वस्थ आहार, हेल्दी डाइट, प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम फल एवं हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और फाइबर युक्त भोजन लेनी चाहिए। नमक 5 ग्राम से ज्यादा कतई ना ले 24 घंटे के अंदर दिन भर में। मीठे और मीठे पेय कम से कम ले या ना ले, आवश्यकता हो तो ले। संतृप्त एवं ट्रांस फैट से बचे, तला हुआ भोजन लेने से परहेज करें। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड कम से कम करें। नियमित शारीरिक गतिविधियां अवश्य करें, जैसे सप्ताह में 150 से 300 मिनट तीव्र व्यायाम जो होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा एक्सरसाइज जिससे कि शरीर को थोड़ा कष्ट हो, वो जरूर करें। या मध्यम एक्सरसाइज जो कि थोड़ा सा उसे और बढ़ा दे, कम से कम सप्ताह में 6 से 7 घंटे, मतलब कि डेली लगभग 45 मिनट से 1 घंटा जो है आप मध्यम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। उससे क्या है कि जो असंक्रमण रोग है उससे हम बहुत लंबे समय तक के लिए टाल सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, या हम स्वस्थ रह सकते हैं। तंबाकू का सेवन एवं शराब से बचें। धूम्रपान एवं सभी तंबाकू उत्पादों का पूर्ण त्याग करें। शराब का सेवन ना करें या न्यूनतम रखें। स्वस्थ वजन बनाए रखें। कमर की परिधि नियंत्रण रखें। आप हमेशा अपना, आप जैसे कि क्या है कि आज के समय में भारतीय जो भी मेल है और फीमेल है, उम्र के अनुसार उनका वेस्ट डायमीटर बढ़ता चला जाता है। तो उसको नियंत्रित रखें, अपना देख ले कि मैं 30 साल की उम्र में किस नंबर के अपने कपड़े पहनते थे, अब 35 साल में क्या पहन रहे हैं, 40 साल में क्या पहन रहे हैं। इसको कमर का वजन, कमर का नाप के अनुसार अपना उसका परिधि को बिल्कुल नियंत्रित रखें। नियमित अपना वजन के जांच कराते रहे। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं
तनाव प्रबंधन। आज का इस भागम भाग भागदौड़ में और दिनचर्या में तनाव एक मुख्य कारण है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। तनाव से बचने का जो भी उपाय या प्रबंधन हो सके उसे जरूर अपनाएं, जैसे योग, ध्यान, प्राणायाम, पर्याप्त नींद, सामाजिक एवं पारिवारिक सहयोग। ये आप जरूर फॉलो करें, इस चीज को ध्यान में रखें। नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहे, स्वास्थ्य का स्क्रीनिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग कराते रहे। 40 वर्ष या उससे अधिक आयु तथा जोखिम वाले व्यक्तियों में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का हमेशा हर सप्ताह 15 दिन पे बीपी मेजरमेंट, रक्तचाप का माप जरूर करवाएं। ब्लड शुगर, रक्त शर्करा जरूर आप टेस्ट कराते रहे, नॉर्मल जो है वो आप देख लें। कमर की माप हमेशा कराते रहे, हर 2 महीना 4 महीना पे। लिपिड प्रोफाइल जांच हमेशा कराते रहे। साथ में मुख, स्तन एवं गर्भाशय, ग्रीवा, सर्विक्स का कैंसर का स्क्रीनिंग, आवश्यकता अनुसार अन्य परीक्षण जरूर कराते रहे। दवाओं का नियमित सेवन, जो जिस बीमारी से ग्रसित है उससे संबंधित जो दवा ले रहे हैं वो कंटिन्यूअस लगातार लेते रहे। चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवा में परिवर्तन कराते रहे। सामुदायिक, भारत सरकार की तरफ से आज के समय में सामुदायिक स्तर पर रोकथाम के बहुत सारे उपाय किए गए हैं। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तंबाकू नियंत्रण कानूनों का जरूर पालन करें। स्कूलों एवं कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजन होते रहते हैं, उसमें जरूर अपना पार्टिसिपेट करें और स्वास्थ्य जांच कराएं। सार्वजनिक स्थानों पर आजकल व्यायाम की सुविधा है, आपको जब कार्यालय से या अपने दिनचर्या से जब भी समय मिले तो स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं, स्क्रीनिंग जरूर कराएं। सरकार द्वारा किए जाने वाले बहुत सारे प्रमुख उपाय हैं, जैसे स्वास्थ्य केंद्रों पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो भी है उसके उसमें उसको समय समय पे निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है, उसका उपयोग जरूर करें। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसको समझे। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, किस उम्र में कौन सी बीमारी होती है, क्या आनुवंशिक बीमारियां है, आपका दिनचर्या के अनुसार कौन सी बीमारी हो सकती है, उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसको जरूर आप अपने जीवन शैली में उतारे और जीवन शैली सुधार कि ना, डेली लाइफ स्टाइल, जो आपका लाइफ स्टाइल है उसमें जरूर चेंजिंग लाए, जिससे कि आप स्वस्थ रह सके। दूसरा एक है समय समय पर उपचार और फॉलोअप की व्यवस्था हर जगह है, आप उसका जरूर पालन करें। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इससे बचने का 10 सरल उपाय है कि धूम्रपान बिल्कुल ना करें, शराब से बचे, संतुलित आहार लें, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें, स्वस्थ वजन बनाए रखें, तनाव कम करें, 7 से 8 घंटे की नींद लें, नियमित बीपी और शुगर की जांच कराएं, समय समय पर कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं, चिकित्सकीय सलाह का पालन अवश्य करें। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यह पूरी तरह संक्रमण नहीं है, लेकिन इसके अधिकांश जोखिम कारकों को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, नियमित व्यायाम कर, संतुलित भोजन कर, तंबाकू एवं शराब से परहेज कर, तनाव नियंत्रण एवं समय पर स्क्रीनिंग अपनाकर हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर तथा अन्य नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब मैं अपना टॉपिक पे आना चाहता हूं। मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप और कैंसर की स्क्रीनिंग, रोकथाम एवं नियंत्रण एवं प्रबंधन। आज भारत में असंक्रमण रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मृत्यु और विकलांगता का सबसे बड़े कारण है। मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप और कैंसर न केवल व्यक्ति के स्वस्थ बल्कि परिवार और देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। इसका समय पर स्क्रीनिंग, रोकथाम और उचित प्रबंधन आवश्यक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बढ़ती समस्या को समझना यह अति आवश्यक है। जोखिम कारकों की पहचानना यह सभी के लिए जरूरी है। स्क्रीनिंग की आवश्यकता समय समय पे बताने चाहिए और समझने चाहिए। रोकथाम एवं नियंत्रण का उपाय को समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए।
समग्र प्रबंधन पर चर्चा करना, मेरा मतलब एज ए होम्योपैथ होलिस्टिक अप्रोच, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मुख्यतः 4 कारक है: मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर। अब हम मोटापा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। भारतीयों में बीएमआई 25 से अधिक होने पर भी जोखिम बढ़ जाते हैं। कारण क्या है, उसे हमें समझने की आवश्यकता है। जब भोजन हमारे बच्चे करते हैं या हम करते हैं, तो हम जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक चली जाती है। मोटापा का सबसे बड़ा कारण अत्यधिक भोजन है, हाई कैलोरी और रिच डाइट लेना और ओवर डाइट लेना। फास्ट फूड, जगह जगह घर से लेकर के बाजार तक फास्ट फूड सस्ते दामों पे मिलते हैं। हम थोड़ी सी मेहनत बचाने के लिए फास्ट फूड खा करके अपना शरीर को हर तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को बढ़ावा देने का काम करते हैं। व्यायाम न करना, व्यायाम की कमी के कारण नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रमण रोग बहुत तेजी से फैल रहा है। दूसरा मुख्य कारण आनुवंशिक भी है, हार्मोनल विकार भी है, तनाव भी है, जटिलता भी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फैटी लीवर, स्ट्रोक और कुछ प्रकार के कैंसर, जो कि मोटापा का सबसे बड़ा कारण है। मोटापे की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, जिससे कि हम समझ सके कि हम मोटे हैं या अगला जो भी हमारे परिवार में है या गांव में है, समाज में है, उनका स्क्रीनिंग हम करा करके कमर की परिधि हम नापते हैं। उम्र के अनुसार क्या कमर होना चाहिए, इसका एक नॉर्मल मेजरमेंट है, उसे समझना बहुत जरूरी है और याद रखना बहुत जरूरी है। भोजन भोजन को हमेशा नापते रहे समय समय पे। ब्लड प्रेशर हमेशा मेजरमेंट कराते रहे, नापते रहे। ब्लड शुगर हमेशा मेजरमेंट कराते रहे, खास करके 40 साल से ऊपर वाले व्यक्ति जो भी है, उनका बहुत समय समय पे इन सबों का स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। लिपिड प्रोफाइल की जांच कराते रहे। अगर कोई प्रोफाइल बढ़ा है तो उससे संबंधित उपाय जरूर करें। दूसरा, मोटापा का रोकथाम पे हम चर्चा करना चाहेंगे कि अगर कोई ओबीज पर्सन है तो मोटापा को कम करने का उसे जो भी उपाय है, रोकथाम है, वो जरूर बताए। मैं यहाँ एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे भारतवर्ष में जो राज्यवार, स्टेट वाइज जो आंकड़ा है, उसे विभिन्न रंगों में दर्शाया गया है। इसे समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ मोटापा सबसे अधिक है, कहाँ का लाइफस्टाइल सबसे खराब है। जिस राज्य में लाइफस्टाइल सबसे खराब है, वहाँ मोटापा सबसे ज्यादा उसके प्रतिशत दिए गए हैं। जैसे कि इस नक्शे में दिखाया गया है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इसमें डिफरेंट विभिन्न रंगों में है। यहाँ मोटापा का स्तर सबसे कम है। बिहार में 2.5% है, मतलब कि हर 100 में ढाई ढाई व्यक्ति ही मोटे मोटे हैं। जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में मोटापे की संख्या ये 8 से लेकर के 12% है। तो जरा सोचिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। आज के समय में हर 10 व्यक्ति 100 में हर 10 व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है, मतलब कि उसे उच्च रक्तचाप जरूर होंगे, उनका ब्लड शुगर जरूर बढ़ा हुआ होगा। किसी भी समान कार्य को करने में मोटे व्यक्ति असमर्थ होते हैं, ये समझने की जरूरत है। इसलिए मोटापा कंट्रोल करने का बहुत सारे उपाय हैं, जैसे संतुलित भोजन, चीनी कम ले, बैलेंस डाइट ले, नमक का उपयोग कम करे, रोजाना 30 से 45 मिनट तक व्यायाम करे, पर्याप्त नींद ले, तनाव प्रबंधन। आज के इस तनावपूर्ण माहौल में, तनावपूर्ण दिनचर्या में तनाव प्रबंधन जैसे कि योगा करे, मेडिटेशन करे, ये सभी हमारे मोटापा प्रबंधन में बहुत
उपयोगी है, जीवन शैली में सुधार लाए, कैलोरी जो डेली जो इनटेक कैलोरी है उसे जरूर आप नियंत्रित रखें। कोशिश करें कि रफेज का इस्तेमाल ज्यादा ले, चिकनायुक्त वसायुक्त जो भी भोजन है, खाद्य पदार्थ है, उसका उपयोग कम से कम करें। बच्चों में भी मोटापा बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक हमारे देश में बच्चे के मोटापा में दोगुने के आसपास की बढ़ोतरी होगी। आज से लगभग बहुत ज्यादा समय नहीं है, 2-4 साल, जिस ढंग का लाइफ स्टाइल चल रहा है हमारे देश में, बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक किसी न किसी रूप में मोटापे से हर 10 में, हर 100 में 5 से 10, और हर 10 में 2 से 1, 2 व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 3 व्यक्ति तक मोटापे से ग्रसित है। इसके रिस्क फैक्टर है, इसके बचाव के उपाय है जो कि इस चार्ट में दिए गए हैं, उसको जरूर अपनाएं। तनाव कम ले, जेनेटिक्स पे ध्यान दे, जेनेटिक डिजीज भी हो सकते हैं, सर्टेन मेटाबॉलिक डिजीज भी हो सकते हैं। उम्र एक बहुत मुख्य कारण है मोटापा आगे बढ़ने का। उसके अनुसार अपना दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाए। कैसे बचाव करेंगे, आ, उसके भी कुछ उपाय गए हैं। शराब का सेवन कम करना है, हरी साग सब्जियां, फल फूल, कंदमूल का इस्तेमाल ज्यादा करना है। भागम भाग में तनाव ज्यादा होता है, इसलिए स्पोर्ट्स की तरफ भी ज्यादा ध्यान दें, भागम भाग से बचें। ग्रेन्स का इस्तेमाल करें। एक एक डाटा जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें 1975 से लेकर के 2016 तक जो मोटापे का एक आंकड़ा दिया गया है, 10%। कहाँ हम 1975 में 10% के आसपास थे, हमारे देश में, भारतवर्ष में मोटापे की स्थिति थी, और आज पहुंच गए हम कहाँ, 35% के आसपास। जरा सोचिए कि पूरे विश्व की स्थिति क्या बनती जा रही है। ठीक है, ये जो मैं नक्शा अभी जो डाटा मैं दे रहा हूँ, ये वर्ल्ड सिनेरियो है, जिसमें अभी हमारा देश नो डाउट कि बहुत कम है। ठीक है, हम 10, 12, 15% तक ही पहुंचे हैं। वर्ल्ड में ओबेस पर्सन, मोटे व्यक्तियों की संख्या 35% पहुंच गई है बहुत सारे डेवलप कंट्री में। ठीक है, हम 30% तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 12 से 15% तक हम भी बहुत सारे राज्यों में पहुंच चुके हैं। उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम आगे रेमेडी की चर्चा करेंगे। अब मैं चर्चा करना चाहता हूँ डायबिटीज पे, मधुमेह। यह आज के समाज में, आज के परिवेश में, आज हर घर में जो भी 40 साल से ऊपर के व्यक्ति है, अगर 4 व्यक्ति है तो जिसमें से 2 व्यक्ति मधुमेह से जरूर जरूर ग्रसित होंगे। हर घर परिवार की स्थिति है। इसमें टाइप 1 और टाइप 2, प्रकार 1 और प्रकार 2 मुख्य कारण है डायबिटीज का। इसके लक्षण को समझना जरूरी है। बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, वजन घटना, थोड़े काम करने में थकान का महसूस होना, घाव को देर से भरना, यह एक लक्षण है जो कि मधुमेह का मुख्य पहचान है। मधुमेह रोगियों की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, खास करके 30 वर्ष से अधिक आयु के लिए, जिनका मोटापा ज्यादा हो, परिवार में हेरिडिटरी मधुमेह की बीमारियां हो, उच्च रक्तचाप हो, या गर्भावस्था के समय मधुमेह, ब्लड शुगर काउंटिंग बढ़ जाता है, जिसका कि हम जांच के दौरे पता कर सकते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर पहले करा ले, फिर कुछ खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद पीपी, जिसे हम बोलते हैं डॉक्टर के सलाह अनुसार, वो कराना अति आवश्यक है। HbA1c, ये हमारे कंप्लीट 3 महीने का जो शुगर लेवल है उसे ये दर्शाता है। तो ये भी दर्शा देता है कि आप विगत 3 महीने में कौन सा काम किया है, आप मेहनती है कि नहीं है, खाना खाए तो क्या खाना खाते हैं, ये सारे आंकड़ा इससे हम पता प्राप्त कर लेते हैं। इससे रोकथाम करना अति आवश्यक है आज के तनावपूर्ण जिंदगी में। सबसे पहले रोकथाम के लिए हम वजन नियंत्रित रखना अति आवश्यक है। अगर आपका शरीर का वजन और लंबाई, आ, अगर लंबाई के अनुसार वजन अगर 70 kg है, तो आप बिल्कुल ऐसी दिनचर्या अपनाएं कि हर उम्र में आप 70 kg ही रहे, और 50 साल के बाद हर साल 200 ग्राम से लेकर 500 ग्राम के आसपास वजन आपका और कम होता चला जाए। इससे होगा कि आपका जीवन शैली स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। प्रतिदिन व्यायाम करें, धूम्रपान से बचें,
संतुलित भोजन करें, नियमित जांच करें, अपना स्वास्थ्य जांच जरूर कराते रहें, जीवन शैली में परिवर्तन लाए, ओरल एंटी डायबिटिक जो दवाएं हैं, चाहे आप होम्योपैथी ले रहे हैं या एलोपैथिक ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, वो जरूर लेते रहें। समय समय पे जांच जरूर कराते रहें। पैर, आंख और किडनी की जांच अवश्य कराएं। ये एक आंकड़ा दिए गए हैं जिसमें आ, उम्र के अनुसार जो मैं चार्ट दिखला रहा हूँ, इसमें उम्र के अनुसार जो परसेंटेज है डायबिटीज का, ब्लड शुगर का, ये दिए गए हैं। देखिए क्या भयावह स्थिति है। 65 प्लस से ऊपर वाले में हर दो में एक व्यक्ति ब्लड शुगर से ग्रसित है। कैसे नियंत्रित रखें, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि स्लाइड इंग्लिश में है, मैं इसको डिटेलिंग नहीं आ, सही से हो पा रहा है। होम्योपैथिक मेडिसिन पे मैं आगे चर्चा करूंगा। तीसरा है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। उम्र के अनुसार ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल और एबनॉर्मल अलग अलग है। हर उम्र में नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो माप है वो अलग होता है। 120 से 130 mm Hg ये सिस्टोलिक होने चाहिए, और 70 से 80 mm पर ये डायस्टोलिक होना चाहिए। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक उम्र के अनुसार आ, घटता बढ़ता है। ये एक नॉर्मल है, 18 साल की उम्र में जो होना चाहिए यही है। उसका मेजरमेंट करा के जरूर देखना चाहिए। अगर लगातार बढ़ा हुआ है उच्च रक्तचाप, तो ये बहुत सारे बीमारियों का जोखिम कारक है, जैसे मोटापा, अत्यधिक नमक, तनाव, धूम्रपान, शराब और मधुमेह का सेवन करने से जो है बचे। 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को हमेशा ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहे। इसके रोकथाम के उपाय जरूर करें। प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक का सेवन करें। एक वर्ड है DASH, डैश डाइट। डैश डाइट क्या है? डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये एक मिक्स डाइट है, क्योंकि ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए एक प्लानिंग की गई है भारत सरकार की तरफ से। जो भी एक्सपर्ट लोग हैं वो एक अपने PSC, APSC और मेडिकल जो भी सेंटर्स है, सब जगह वो एक डैश डाइट उपलब्ध बताते हैं कि आप इसका सेवन करें। इस डैश डाइट में एक वैज्ञानिक रूप में प्रमाणित आहार योजना है, जिसे विशेष रूप से उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए विकसित किया गया है। यह हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और मोटापे के जोखिम को कम से कम करने में मदद कर सकती है। डैश डाइट में क्या खाना चाहिए? ताजी सब्जियां 4 से 5 सर्विंग दिन जरूर लेनी चाहिए। फल 4 से 5 दिन सप्ताह में जरूर लेने चाहिए। साबुत अनाज, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, जैसे ओट्स, ब्राउन शुगर, राइस, गेहूं। लो फैट या स्किम्ड मिल्क, स्किम्ड दूध का जरूर सेवन करना चाहिए। दाल, राजमा, चना, सोयाबीन का नियमित रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। बिना नमक वाले मेवे और बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। मछली और बिना चर्बी वाले मांस, जो मांसाहारी है, उनको सेवन करना चाहिए। और दूसरी बात कि ये तो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिक नमक का उपयोग, सोडियम का उपयोग नहीं करना चाहिए। तले हुए और फास्ट फूड का सेवन कम से कम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मिठाइयाँ और मीठे पेय से जरूर परहेज करें। अगर 40 साल से ज्यादा की उम्र है आपकी, तो कोशिश करें कि हम मीठे भोजन का उपयोग कम से कम करें। अधिक घी, मक्खन और संतृप्त वसा का उपयोग कम से कम करें या ना करें। प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, पैकेज्ड स्नैक्स, प्रोसेस्ड मीट, नमक, इसका इस्तेमाल
बैलेंस्ड वे में करें। समांतर DASS डाइट डैश डाइट प्रतिदिन 2300 मिलीग्राम सोडियम से कम ले, मतलब कि 1 चम्मच से कम नमक का इस्तेमाल करें। नियमित व्यायाम करें, वजन को नियंत्रित रखें, धूम्रपान बंद करें, शराब से परहेज रखें। इसके अलावा प्रबंधन, किसी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का प्रबंधन अति आवश्यक है उसे समझना। अगर ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा है तो इसका प्रबंधन बहुत आवश्यकता है, जिसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आप अपने दिनचर्या पर ध्यान दें कि आपका दिनचर्या क्या है, आप कितने बजे सोकर उठते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, क्या करने से आप स्वस्थ रहेंगे। शरीर को लचीला बनाने के लिए योगा और व्यायाम अति आवश्यक है। एक उम्र के अनुसार दवा का लाभ तभी मिलता है जब आप प्रतिदिन व्यायाम और एक्सरसाइज करते रहें, नियमित बीपी मॉनिटरिंग करते रहें, चिकित्सीय सलाह अनुसार दवा का सेवन और परिवर्तन अति आवश्यक है, और जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, उसका फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। इसी के अनुसार हम अपना रक्तचाप को मेंटेन रख सकते हैं। रक्तचाप में जो डाइट चार्ट बताए गए हैं, DASS डाइट जो है, उसमें वो जो बैलेंस डाइट है ये बहुत अहम भूमिका निभाता है इसको मेंटेन करने में, जिसका कि से पालन करना अति आवश्यक है। इसमें कुछ होम्योपैथिक दवाइयां भी है जो कि मैं आगे चर्चा करूंगा, जो कि उच्च रक्तचाप में बहुत उपयोगी उपयोगी है। होम्योपैथिक दवा का सेवन से जीवन को आप बहुत लंबा कर सकते हैं उच्च रक्तचाप में या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। दूसरा और बीमारी है कैंसर, यह चौथे नंबर पे है आज के समय में। भारत में सामान्य कैंसर जैसे स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, मुख कैंसर, फेफड़ा का कैंसर, बरियात का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ये बहुत ही कॉमन है, आम बात है आज के शरीर में, जिसमें हमारा बिहार में भी कैंसर मरीजों की संख्या लाखों की संख्या में है। आज के समय में आप किसी भी कैंसर अस्पताल में जाए और रोगियों की संख्या देखें, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसका क्या कारण है? इसका सबसे पहला कारण समझना जरूरी है। सबसे मुख्य कारण है तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस का संक्रमण होना, मोटापे का बढ़ना, अस्वस्थ भोजन, यह मुख्य कारण है। हमारा जो खान पान है आज के समय में, वो हम प्राकृतिक जो भी आहार है उसे केमिकलाइज्ड करके अप्राकृतिक मैं बना रहा हूं, हम लोग बनाते जा रहे हैं और उसे ही सेवन करते हैं। वो स्वाभाविक बात है कि स्वादिष्ट तो लगते हैं, लेकिन विभिन्न बीमारियों का कारण है, जिसमें से एक मुख्य बीमारी कैंसर है। और इसके अनुवांशिक कारण भी है, हेरेडिटरी भी है कैंसर का मुख्य कारण। इसके स्क्रीनिंग अति आवश्यक है। ओरल एग्जामिनेशन, मुख का जो कैंसर है उसमें ओरल एग्जामिनेशन कराने अति आवश्यक है। स्तन कैंसर है, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना अति आवश्यक है। गर्भाशय का कैंसर है तो मेमोग्राफी करवाना अति आवश्यक है। दूसरा एक टर्म है VIA, विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसेप्टिक एसिड, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की स्क्रीनिंग एक सरल कम लागत वाली प्रणाली है जो कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पे उपलब्ध है। हमें जानना पड़ेगा कि VIA क्या है। यह 3 से 5% एसिटिक एसिड गर्भाशय ग्रीवा पे लगाया जाता है। लगभग 1 मिनट बाद ग्रीवा को देखा जाता है। अगर कोई सफेद दाग धब्बा नहीं दिखाई देता है
तो यह नेगेटिव है। और अगर सफेद दाग धब्बा दिखाई देता है तो ये पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही सरल उपाय है कैंसर का स्क्रीनिंग का। दूसरा है पैप स्मीयर। तीसरा है एचपीवी टेस्ट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टेस्ट कराना, जो कि हर सरकारी अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। स्क्रीनिंग कराने अति आवश्यक है। कोलेट्रल कैंसर जैसे स्टूल ऑकल्ट ब्लड की जांच कराना, कोलोनोस्कोपी कराना, इसके रोकथाम के उपाय बहुत सारे समय समय पे बताए जाते हैं सरकार द्वारा, या आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाए तो कैंसर से बचने के उपाय जरूर बताएंगे। जैसे तंबाकू का पूर्ण त्याग करना, ना खैनी, ना सिगरेट, या किस ढंग से जो भी उत्तेजक पदार्थ हैं उसका बहिष्कार करना। एचपीवी का वैक्सीनेशन अब उपलब्ध हो गया हुआ है, जो कि हाल ही फिलहाल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए जो है सरकार ने अपने हर पीएससी, एपीएससी और सरकारी अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध कराई है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन जरूर लेना चाहिए कैंसर से बचाव करने के लिए। स्वस्थ भोजन का उपयोग करना चाहिए, व्यायाम का इस्तेमाल करना चाहिए, व्यायाम का उपयोग करना चाहिए, नियमित स्क्रीनिंग कराना चाहिए। कैंसर प्रबंधन यह अति आवश्यक है, इसका शीघ्र पहचान, सर्जरी, रेडियोथेरापी, केमोथेरापी, इम्यूनोथेरापी, एलिवेटिव कैंसर, इसके रोकथाम और प्रबंधन अति आवश्यक है। संतुलित आहार ले, नियमित व्यायाम करे, मानसिक रोग से बचे, तनाव से बचे, स्वस्थ रहे, व्यायाम करे, योग करे, ध्यान दे, पर्याप्त नींद ले, समय समय पे जांच कराए, दवा का नियमित सेवन करे। होम्योपैथी चिकित्सा जीवन शैली में सुधार और रोगी केंद्रित समग्र देखभाल में सहायक भूमिका निभा रही है, जबकि मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में स्थापित चिकित्सा निर्देशक के अनुसार नियमित जांच, आवश्यक दवाएं का विशेषज्ञ उपचारों को जारी रखना चाहिए। आज के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की प्रमुख पहल है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें कैंसर भी एक मुख्य भूमिका निभा रहा है, उसे भी रखा गया है, उसका उपयोग करना चाहिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की मुफ्त स्क्रीनिंग की जाती है। 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की नियमित जांच मुफ्त में कराई जा रही है, उसका जरूर उपयोग करना चाहिए। इन चारों बीमारियों का हमारा और मुख्य संदेश यही है, स्क्रीन अर्ली, प्रिवेंट अर्ली, डिटेक्ट अर्ली, ट्रीट अर्ली, लिव हेल्दी, यह मुख्य संदेश है। किसी भी बीमारी के लिए आप पहले जांच कराएं, ठीक है, फिर उसके बाद प्रिवेंट कराएं, फिर डिटेक्ट कराएं, फिर इलाज कराएं और आप स्वस्थ रहें। हम कंक्लूजन पे यही पहुंचेंगे कि मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी बीमारियां काफी हद तक रोकी जा सकती हैं। समय पर स्क्रीनिंग, स्वस्थ जीवन शैली, नियमित जांच, उचित उपचार से इन रोगों के बोझों को कम किया जा सकता है और रोकथाम ही सर्वोत्तम उपचार है। होम्योपैथिक मैनेजमेंट जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, यह अति आवश्यक है। होम्योपैथ होने के नाते मैं यह बता सकता हूँ कि मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर, ये चारों बीमारियां हमारे होम्योपैथिक से बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और किया जाता है, और अब हम लोग अपनी दवा से कर भी सकते हैं और करते भी हैं, जिसका इस्तेमाल से हम मरीजों की और अपनी आयु को लंबी कर सकते हैं। होम्योपैथी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य केवल रोकथाम नहीं बल्कि रोगी की समग्र उपचार करना, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। भारत में आयुष एकीकरण दिशा निर्देशों में भी होम्योपैथिक चिकित्सकों की भूमिका स्वास्थ्य शिक्षा, स्क्रीनिंग, जीवन शैली परामर्श, आवश्यकता अनुसार होम्योपैथिक उपचार, एकल या सहायक एडजंक्ट थेरेपी तथा समय समय पर रेफरल के रूप में वर्णित है। अब हम आते हैं हम अपना सिद्धांत पे। हमारा होम्योपैथी का सिद्धांत है इंडिविजुअलाइजेशन, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट,
मियास्मेटिक असेसमेंट, मेंटेनिंग कॉजेज की पहचान और उन्हें दूर करना, मिनिमम डोज एवं उचित पोटेंसी का चयन से हम असंक्रमित रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं और करते भी हैं। असंक्रमित रोगों में होम्योपैथिक चिकित्सा की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर आदि की जोखिमों की कारकों की पहचान कर जीवन शैली में सुधार कर रोगी के मानसिक एवं शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन कर आवश्यकता अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल एवं एक्यूट रेमेडी का चयन किया जाता है। गंभीर रोगियों को समय पर उच्च केंद्र में रेफर भी किया जाता है या करना भी चाहिए। नियमित फॉलोअप करना चाहिए एवं आउटकम्स असेसमेंट पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आज के समय में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन सब कार्यक्रमों को बहुत बढ़ावा दे रही है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये बहुत जरूरी है, जिसमें संतुलित आहार, प्रतिदिन 30 से 40 मिनट का व्यायाम, वजन नियंत्रित करना, धूम्रपान एवं शराब का त्याग करना, तनाव प्रबंधन करना, 7 से 8 घंटे का नींद लेना, यह अति आवश्यक है असंक्रमित रोगों से बचाव एवं रोकथाम के लिए। जैसे अब हम होम्योपैथिक उपचार की तरफ आते हैं। मधुमेह, जिसमें सिजिजियम जैम्बोनिनम, यूरेनियम नाइट्रिकम, फास्फोरिक एसिड, लाइकोपोडियम, सल्फर, ये केस टेकिंग करने के बाद इंडिविजुअलाइजेशन हम अलग अलग दवा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मधुमेह चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, यह बहुत ही सफल और सुचारू रूप से लगातार सेवन करने से इस बीमारियों से बचा जा सकता है। दूसरा है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप में हमारा जो होम्योपैथिक दवाएं हैं, राउल्फिया सर्मेंटाइना, ग्लोनोवाइन, नैट्राम्यूर, लैकेसिस, बेराइटाकार्ब, उम्र के अनुसार इन सब दवाओं का अलग अलग उपयोग कर क्लिनिकल केस टेकिंग कर जब हम देते हैं, तो यह प्रैक्टिकली देखा गया है कि जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हमारा होम्योपैथिक दवा बहुत ही उपयोगी है। लगभग 100 में 50 से 60 मरीज होम्योपैथी दवा का उपयोग कर अपना जीवन शैली में सुधार कर स्वस्थ रहते हैं। मोटापा, मोटापा में हमारा होम्योपैथी दवा बहुत उपयोगी है, जिसमें कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइटिस, एंटीमक्रोड, क्विकस विस्कस बहुत उपयोगी है। ब्रोंकियल आजमा में आर्सेनिक एल्बम, स्पॉन्जिया, इपिका, एंटीमटार्ड, कोरोनियाटी डिजीज में क्रेटेगस, कैक्टस, डिजिटेलिस बहुत उपयोगी है। अब अंतिम चौथा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो कैंसर है। कैंसर केवल सहायक और सपरेटिव और पैरेटिव भूमिका में ही हम होम्योपैथी का उपयोग करते चले आ रहे हैं या कर सकते हैं। कैंसर का मानक उपचार जैसे सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इन सब को नहीं छोड़ना चाहिए। इन सबों के साथ होम्योपैथिक उपचार से कैंसर को बहुत हद तक हम कंट्रोल करके रख सकते हैं और उम्र को ज्यादा लंबा बढ़ा सकते हैं। होम्योपैथी का उपयोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में व्यक्तिगत उपचार और जीवन शैली में सुधार के साथ किया जाता है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कैंसर जैसे विभिन्न बीमारियों में रोगी को प्रमाणित मानक चिकित्सा जारी रखनी चाहिए। होम्योपैथी का उपयोग सहायक के रूप में किया जा सकता है और नियमित मॉनिटरिंग इसकी आवश्यकता है। इसी के साथ हम अपना विचार को स्थगित देते हैं। जो 4 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो असंक्रमित रोग है, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर की स्क्रीनिंग, रोकथाम और नियंत्रण और प्रबंधन में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सर, ये 15 मिनट अभिषेक, बचे हुए हैं।
अभिषेक जी, यस सर। हो गया? सर अभी 15 मिनट है हमारे पास। ठीक अगर है, किसी के मैं पास बोलता। हाँ सर, अगर आपको कंटिन्यू करना है, कुछ ऐड ऑन करना है तो आप कर दीजिए। किसी के पास कोई ठीक। क्वेश्चन है, किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज हैंड रेज करिए। मैं अ, आपका वॉइस हाँ ऑन ठीक है। कर। हम्म, सर आपके लिए क्वेश्चन भी है चैट बॉक्स में। कैसे मैं देखूंगा, बताएं। मैं रीड कर देता हूँ। वैसे आपका यहाँ पे नीचे आ रहा होगा चैट का ऑप्शन, एक मिनट, एक पार्टिसिपेट मिनट। के बटन में। स्लाइड चल रहा है कि बंद हो गया? अभी स्लाइड चल रहा है, स्लाइड ओपन है अभी। अच्छा अच्छा। तो कैसे मैं देखूं, बताएं। और सर इसको मिनिमाइज करिए, स्लाइड को आप हटा लीजिए अगर स्लाइड का काम नहीं है तो। एक मिनट, हाँ, स्लाइड का काम तो अब नहीं है। हाँ सर, इसको हटा लीजिए। एक मिनट, एक मिनट। ये क्लोज लिखा हुआ है। हाँ सर, क्लोज कर दीजिए इसको, ये काम हटा दीजिए सर। हाँ। हट गया। नहीं सर, अभी कट का ऑप्शन आएगा इधर ऊपर, कट का ऑप्शन दिख रहा है आपको? हाँ। पूरा हट गया क्या? हाँ मतलब पीपीटी हट गया है। आप अभी भी स्लाइड आपका शेयर हो रहा है, एक मिनट। स्लाइड शेयर ही हो रहा है अभी? सर मैंने हटा दिया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है हाँ। सर। सर आपको नीचे शो हो रहा होगा यहाँ पे चैट का ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन है डॉक्टर हरिनारायण सर का, कि जी जी। डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी क्योर केसेस बाय यू, प्लीज एक्सप्लेन। क्योर के बेसिस पे? मतलब अगर आपने कोई केस से, अगर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर का कोई क्योर किया है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, तो कृपया करके यहाँ डिस्कस करिए। जी जी, मैं अपना 22 साल अपना प्रैक्टिस और इस फील्ड में मैंने बिताया है। और मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक से लेकर के सरकारी अस्पताल में मैं सैकड़ों की संख्या में अभी तक मैं मरीज देख चुका हूँ। कैंसर का मरीज देखने का मौका बहुत कम मिला है। खास करके डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ये तो बहुत कॉमन डिजीज है। हर 10 में 2 4 मरीज ऐसे आ जाते हैं जो कि डायबिटीज और ब्लड शुगर से ग्रसित, चीनी की बीमारी और उच्च रक्तचाप से ग्रसित रहते ही है। नो डाउट इसमें कि क्योंकि हमारा इंडिविजुअलाइजेशन है, तो जो भी मेडिसिन सेलेक्ट आते हैं केस टेकिंग के बाद में, इसमें हमारा बहुत उपयोगी मतलब दवाएं हैं इसको कंट्रोल करने। क्यूर तो हम सबका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उम्र के अनुसार हर किसी को ये शुगर और उच्च रक्तचाप की समस्या आती है। तो हम होम्योपैथी दवा से कंट्रोल रखते हैं इसको। क्यूर शब्द का इस्तेमाल मेरी समझ से हम नहीं करना चाहेंगे कि हाँ चलिए मैंने होम्योपैथिक दवा दिया, राउल्फिया दिया, क्रेटेकस दिया, और उसके ब्लड प्रेशर जो है सो ठीक हो गए, कभी नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। समय के अनुसार मरीज को फिर दोबारा आने पड़ते हैं। हाँ, कंट्रोल जरूर रहता है। साथ में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जरूर हम लोग सलाह देते हैं, जो कि होम्योपैथी दवा के साथ में अगर किसी बंदे ने अगर एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर दिया है, तो चूंकि ये इस की बीमारी है, तो साथ में उस सिस्टम का दवा खाने के बाद में फिर हमने देखा है प्रैक्टिकली कि हमारा होम्योपैथी दवा उतने उपयोगी नहीं है। अगर शुरू में हमारे पास मरीज आ जाते हैं, सपोज अगर 40 साल की उम्र में आ गए, तो 5 साल, 7 साल, 10 साल धीरे धीरे करके दवा बदल बदल करके और डोजिंग को ये करके आगे पीछे करके हम 5 7 साल, 10 साल तक हम अपने दवा से उच्च रक्तचाप को बहुत हद तक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में कंट्रोल रखते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक उम्र के बाद हमारा दवा भी काम करता ही नहीं है, काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। मरीज में कभी न कभी ऐसे मरीज आते हैं कि उसे फिर एलोपैथिक मेडिसिन लेना पड़ता है। वैसे मरीज फिर जब हमारे पास दोबारा आते हैं, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करता हूं कि आप साथ में होम्योपैथी भी लेते रहें, एलोपैथी भी लेते रहें। यही है कि एलोपैथिक मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है और जो डोजिंग है वो कम होगा अगर साथ में आप होम्योपैथी का इस्तेमाल करते रहे तो। इसलिए मरीज होम्योपैथी का साथ में एलोपैथिक भी लेते रहते हैं और अपना लाइफ स्टाइल चेंजिंग करने के साथ में
अपनी लंबी और दीर्घायु आयु और स्वस्थ जीवन शैली जरूर रहता है उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में। दूसरी है ब्लड शुगर। शुगर का मरीज में होम्योपैथी दवा हमारा बहुत कारगर है। खान पान यही है कि हम क्योर भी बोल सकते हैं अगर मरीज खान पान के साथ में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में अगर होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं ब्लड शुगर में, मधुमेह की बीमारी में, तो इसमें कोई दुमत नहीं कि हमारा दवा बहुत कारगर है। सर दूसरों कोई की केस सवाल हो जो आपको याद हो जो आपने ठीक किया हो? नहीं, एक्चुअली ठीक तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने उस ढंग से पहले बताने थे, नहीं तो मैं केस प्रेजेंट किए लेकर के आता यहाँ पे। जी सर, इसके जी लिए सर। मैं तो कहूँगा कि अभी दूसरी बार चांस दे तो मैं हर बीमारी पे बहुत सारे केस मतलब हमारे तैयार है ऑलरेडी। ठीक है सर। बहुत बहुत लंबे डिस्कशन में जाएंगे, एक एक केस कम से कम आधे घंटे 45 मिनट का डिस्कशन में जाएगा वो जी सर। केस प्रेजेंटेशन में। जी जी। क्योंकि मैं इसी आ- फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो जैसे कि हर सप्ताह 2 से 3 मैं स्पीच भी देता हूँ, सेमिनार भी अटेंड करता हूँ केस प्रेजेंटेशन पे, क्लिनिकल रिसर्च पे अपना। जी सर। किसी के पास कोई और क्वेश्चन हो? एनीवन? खास करके ये जो 4 बीमारियां हैं, यस सर। मोटापा, यू कैन। मधुमेह, डॉक्टर उच्च विभू रक्तचाप। सर। सर यू कैन स्पीक। सर हमारा होम्योपैथी का स्कोप टाइप 1 डायबिटीज में है क्या कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अब हम क्या करते हैं कि होम्योपैथिक में टाइप 1 और टाइप 2 को कम देखते हैं, कारण कि हमारा जो मेडिसिन सिलेक्शन का क्राइटेरिया है इंडिविजुअलाइजेशन है। ठीक ना? हम सब समग्र केस टेकिंग करने के बाद जो भी मेडिसिन सिलेक्ट में आता है हम देते हैं, और हमने देखा है कि बहुत हद तक जिसमें सफलता मिलती है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाया जा सकता है, होम्योपैथिक दवा के साथ में कंट्रोल किया जा सकता है उसको। एक्चुअली सर जुवेनाइल डायबिटीज में ऐसे तो वो क्यूरेबल नहीं है, जी जी बिल्कुल क्यूरेबल नहीं है। तो लेकिन इसमें हमारा जैसे हम टोटलिटी बेस पे मेडिसिन देंगे उसको जी पेशेंट जी। को किस टाइप का फायदा होता है सर? अब हर ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं हम उसको। इसका इंसुलिन का डोज कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। NIDDM, IDDM, टाइप 1 टाइप 2, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, आप होम्योपैथिक दवा के साथ में जरूर इंसुलिन का डोजेस को तो आप जरूर कम कर सकते हैं। सर इस टाइप का केस आप अपना प्रैक्टिस लाइफ में जी जी। जो किए होंगे इस टाइप का एग्जाम्पल दे सकते हैं सर? जैसे क्या पोजीशन क्या था और दवाई देने के बाद अब पोजीशन ये हुआ। हाँ नहीं, फायदा तो मिला है। हम डाटा एनालिसिस करके, चूंकि अभी चार्ट तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ उसको। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे टाइप 1 में अगर ऐसे कोई स्पेसिफिक रिसर्च टाइप का काम हुआ हो, क्योंकि उसका वो क्यूरेबल नहीं है, तो हम पेशेंट को जी इसका लाभ लाभ दे सकते हैं सर। हाँ, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है, ठीक है ना? क्योंकि ये क्लिनिकल रिसर्च में हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं। ठीक है जी। ना? तो अगर अगला मौका सर के मार्फत अगर हमें मिलेगा तो इस सब का रिसर्च एनालिसिस और केस प्रेजेंटेशन जो है, सो मैं करना चाहूँगा अगर सर के द्वारा आगे समय दिया गया हमें तो। क्योंकि ये डाटा कलेक्शन करना फिर एनालिसिस करके ही फिर इसको आगे बताया जा सकता है इस पे। तो इसमें कौन सा दवाई ऐसे है जो बहुत कारगर पाया गया है, ऐसे कुछ है सर? नहीं देखिए, आप थेरापेटिकली चलिएगा तो 2 4 5 दवा ही है। ठीक है ना? लेकिन थेरापेटिकली आप इमरजेंसी केसेस में ही थोड़ा बहुत ही कम कर सकते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट में फिर आपको जाना पड़ेगा। जो भी आपका रिसर्च है, आ, इसमें तो फिर जैसे कि क्या है कि अलग अलग ग्रुप में एज ग्रुप से लेकर के फिर बीमारी का जो ग्रुप है,
ठीक है ना। फॉर एग्जांपल डायबिटीज, तो एक एज ग्रुप में लेकर के उस पर रिसर्च जरूर हमारे यहाँ होता है, और उसके अलग अलग परिणाम भी आए हैं। और सारे पे चूंकि प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ होता रहता है, तो अब वो चूंकि अभी समय भी नहीं है, अगर अगला चांस मिलेगा तो मैं उस पर जरूर आगे आपका सवाल का बिल्कुल सही उत्तर दे सकता हूँ इस पे हम प्रेजेंटेशन डाटा एनालिसिस के साथ में। एक्चुअली सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ये जी। कन्वेंशनल मेडिसिन का स्कोप बहुत कम है। तो हम होम्योपैथिक होम्योपैथिक मेडिसिन का। नहीं नहीं, कन्वेंशनल मेडिसिन का, एलोपैथिक मेडिसिन का। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अगर जैसे आपने कहा रिसर्च बेस पे हो, उसका अगर पब्लिश किया जाए और हमारा होम्योपैथिक फैटर्निटी को ये बता दिया जाए, तो इसका जी जी जो न्यू कमर्स है तो उसका जी लाभ लिया लिया जा सकता है सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल लिया जा सकता है इसका। खास करके देखिए, मोटापा मतलब ओबेसिटी, ओबेसिटी। डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर, ये अगर आज के डेट में आप देखें कि सबसे ज्यादा जो है यही चार बीमारी से आप अगर ओपीडी में चले जाइए। फॉर एग्जांपल हमारा ही अगर कॉलेज का ओपीडी में है, अगर 500 मरीज आते हैं तो 500 में 100 से 150 मरीज आप देखें कि हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और डायबिटीज, ये इतने मरीज रहते हैं। नो डाउट कैंसर मरीज बहुत कम आते हैं। तो आपका ये जो ओपीडी का जो केस अपन डीलिंग करते हैं, उसका जी जी स्टैटिस्टिकल डाटा आपके पास है? जी, हमारे पास में नहीं है, चूंकि ये हमारा हॉस्पिटल सेक्शन का है। तो वो सभी बन के चूंकि एनुअल हर बीमारी वाइज अलग अलग डाटा बनता है। हर चूंकि रिसर्च सेंटर भी है हमारे यहाँ, पीजी पीजी की भी पढ़ाई होती है, तो डिपार्टमेंट वाइज भी अपना जो भी प्रेजेंटेशन है ये लोग डाटा बनता है हमारे यहाँ, नो डाउट। ये सर ये प्लेटफॉर्म के जरिए से अगर बहुत बड़ा कृपा होगा अगर आप स्टैटिस्टिकल डाटा लेके और एक जी सेशन बिल्कुल। में ये जितना नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है इसमें जी कौन जी। सी मेडिसिन ज़्यादा कारगर है और कैसे कारगर है, इवन हाँ प्रिवेंशन जी हो हाँ जो भी हो, अगर इवन जी। अपन अगर स्लो ये मेडिसिन को कम भी कर सकते हैं वो भी एक फायदा है ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कम होता ही है। हमने प्रैक्टिकली भी देखा है कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज में जो भी मरीज आते हैं हमारे यहाँ, और चूंकि अगर वो एलोपैथिक क्या उन लोग का जो टैबलेट आता है ग्लीबर करके कि क्या कुछ आता है उन लोग का, वो लोग लॉन्ग टर्म में लेकर के आते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आंख की परेशानी, किडनी की परेशानी, नर्व की परेशानी बहुत आम बात है। और आगे चल के अगर 8 साल 10 साल दवा ले लिए, तो फिर इसके साथ में आप देखें कि वेट लॉस, दूसरी बीमारियों का हावी हो जाना, साथ में पूरे हाथ शरीर और पाँव में ट्रेमलिंग होना बहुत आम बात है। लेकिन केस टेकिंग करने के बाद हमने प्रैक्टिकली देखा है कि मरीज में ओवरऑल काफी फायदा मिला है उसको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कारण कि उसके बाद उनका मेडिसिन का स्कोप बहुत कम होता है। अब वो आगे क्या करेंगे, उसके लिए फिर दूसरी दवा तीसरी दवा उसी ढंग का देते चले जाएंगे वो, जो कि फिर मरीज की स्थिति और ज्यादा बिगड़ती चली जाती है। अगर हमारे पास में मरीज चला आता है तो हमने देखा है कि वाकई बहुत फायदे के। ये सर रामपुर सर। हाँ सर सर हाँ, डॉक्टर बीबू पांडा सर, प्रणाम एंड प्रणाम सर, प्रणाम। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर कनक जी। कनक जी थैंक यू हमारे सर। मित्र हैं और बहुत जी अच्छा अच्छा वक्ता है, आरबीटीएस का प्रोफेसर है। बहुत जी बढ़िया सर। इन्होंने डाटा एनालिसिस करके रखे हैं आरबीटीएस में, ताकि मेरी बेटी तो पीजी की है आरबीटीएस से है ना, प्रियंका। तो बहुत बढ़िया है। डायबिटीज में हम लोग थेराप्यूटिक तो देते ही हैं, उससे दवाई कम करते हैं, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2। सर टाइप ऑलमोस्ट 2 तो टाइम हो बहुत गया। अच्छा से ठीक होता है। हम देखते जी हैं सर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं तो जी ट्रिटी ऑफ सिम्टम लेते हैं, इन्विजुअलाइजेशन जी करते हैं, और जी कुछ जो है, अरे कारण तो स्ट्रेस है, कारण तीन ही। थैंक यू सो मच सर। सॉरी टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, नेक्स्ट सेशन का टाइम हो रहा है। थैंक ओके, यू सो थैंक मच यू। सर, डॉक्टर ओके, कनक। थैंक्स टू ऑल। नाउ थैंक्स। थैंक यू इट्स अभिषेक जी। टाइम फॉर द
now it's time for the next session. I would like to Okay. call Dr. Anjali ma'am for the next session.